आपका स्वागत है टीचर के एक नए लेक्चर में। आज हम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, जो कि डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। हम लेक्चर नंबर 7 तक देख चुके हैं। आप लेक्चर नंबर 7 तक के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नामक एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर आप विजिट करके आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं शुरुआत से एंड तक। आज हम सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे। सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में हम पिछले वीडियोस में भी जान चुके हैं। आप उसका वो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो पहले जाके आप उसको विजिट कर सकते हैं, या तो उसका लिंक आप उसको उस वीडियो को हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जाके टाइप करके देख सकते हैं। तो आज हम पहले देख लेते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया। सब हमने सिस्टम ऑफ फोर्स में फोर्स को तीन प्रकार से बांटा था। पहला तो पॉइंट के अकॉर्डिंग, फिर लाइन के अकॉर्डिंग, फिर प्लेन के अकॉर्डिंग। प्लेन के अकॉर्डिंग कौन कौन से थे? तो कॉप्लेनर और नॉन कॉप्लेनर। पॉइंट के अकॉर्डिंग कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट। और लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। फिर हमने एक नया देखा था क्या? पैरेलल फोर्स, यानी कि जो भी था पैरेलल फोर्स, एक ही सतह। पैरेलल फोर्स क्या था? तो एक ही सतह पे समान दूरी पे फोर्स जब लग रहे हैं उनको पैरेलल फोर्स कहेंगे। अब पैरेलल फोर्स में भी क्या था? पैरेलल फोर्स कहेंगे। पैरेलल फोर्स में क्या था? लाइक और अनलाइक देखे थे। लाइक देखिए क्या क्या हो गया, जब ये दोनों फोर्स एक ही समतल पे लग रहे हो इस प्रकार तो इसको बोलेंगे लाइक फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? लाइक फोर्स। और यही फोर्स जब एक फोर्स ऐसा लगेगा तो इसको अनलाइक फोर्स कहेंगे। वही था। तो हम इसको देख लेते हैं। आज हम देखेंगे कि प्लेन और पॉइंट को जब मिलाते हैं, यानी कि कॉप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स को आपस में मिलाएंगे तो किस प्रकार का फोर्स सिस्टम बनेगा। नॉन कॉन्करेंट और नॉन कॉप्लेनर को मिलाएंगे तो किस प्रकार का फोर्स सिस्टम बनेगा, क्या होता है। आज वो हम पहले वो देख लेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स देख लेंगे इसी वीडियो में। चलिए, तब आपको कुछ लगा होगा नोट करने लगता, नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे क्या। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि यहाँ पे हम देखेंगे क्या सिस्टम ऑफ फोर्स में जब हम प्लेन और पॉइंट को दोनों को मिला देते हैं तो कौन कौन से नए सिस्टम बनते हैं फोर्स के, वो देखते हैं आगे। इसमें देखिए, पहले मैंने प्लेन के आधार पे कॉप्लेनर को कांस्टेंट रख के, बाकी फिर पॉइंट के आधार पे कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट को वेरिएबल किया। मतलब कि एक बार कॉन्करेंट के साथ जोड़ा, एक बार नॉन कॉन्करेंट के साथ जोड़ा है। तो क्या हुआ, इस तरह कौन सा फोर्स सिस्टम बनता है। यानी पहले ये तो जान लीजिए कि प्लेन एक ही प्लेन पे लगने वाले सभी फोर्सेस को कॉप्लेनर बोलते हैं, और एक ही पॉइंट पे सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन जब मिलते हैं तो वैसे फोर्सेस को हम कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं, या एक ही पॉइंट पे मिलने वाले सभी फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। तो अब कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस यानी कि एक ही प्लेन पे और एक ही पॉइंट पे मिलने वाले फोर्सेस को कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस कहेंगे। नॉन कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस कॉप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, सॉरी। तो कॉप्लेनर यानी कि एक ही प्लेन पे, नॉन कॉन्करेंट यानी कि देखिए लाइन ऑफ एक्शन एक फोर्स कैसे रहेगा, एक फोर्स कैसे रहेगा, एक फोर्स कैसे रहेगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है लाइन ऑफ एक्शन, पर मीट नहीं करेगा। वही लिखा हुआ है, चलिए समझ लेते हैं। पहला क्या? कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, द फोर्सेस विच मीट एट ए पॉइंट। देखिए, द फोर्सेस विच मीट मतलब मिलना, एट ए पॉइंट एक बिंदु पे, देयर लाइन एंड देयर, और उन सभी के लाइन ऑफ एक्शन जो भी होता है, यानी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो भी होता है, ऑल्सो लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब कि एक ही प्लेन पे लाइज करते हैं, आर कॉल्ड कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। तब उस प्रकार के फोर्सेस को कॉन्करेंट कॉप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। और एंड दिस सिस्टम ऑफ फोर्स इज नोन एज कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ओके, फिर देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए, ये एक समतल है, ठीक। ये इसका नेमिंग नहीं, ये जो बना हुआ है ये एक समतल है, ठीक। इसमें देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, इसमें देखिए 1 2 3 F1 F2 F3 फोर्स लग रहा है, F1 F2 F3 फोर्स लग रहा है। F1 देखिए, F1 का जो भी है लाइन ऑफ एक्शन देखिए, यहाँ से आया इस पॉइंट पे कट करके गया। F2 का भी है तो इस यहाँ से आया इस पॉइंट पे कट करके आगे बढ़ गया। F3 का भी है तो वही कट करके ये भी आगे बढ़ गया। तो देखिए कॉमन पॉइंट ये हुआ कि नहीं, वहां पे सब फोर्स मिल रहा है। वैसे मिलेगा तो वहीं पे ना फोर्स। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि एक यहाँ से फोर्स को हम यहाँ उठा सकते हैं, वहां पे लाइन ऑफ एक्शन में आप कहीं पे भी फोर्स को लगा सकते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पे भी हम फोर्स को लगा सकते हैं। जब तो कह सकते हैं कि वो एक ही पॉइंट पे सब फोर्स मिल रहे हैं, तो हुआ कि नहीं, कॉन्करेंट फोर्सेस भी हो गया ये, और एक ही तल में लगा रहा है तो कॉप्लेनर फोर्स भी हो गया। तो वही है, मीट एट ए पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन लाइज सेम प्लेन। मीट एट ए पॉइंट मतलब एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन जो भी है सेम प्लेन पे लाइज कर रहा है।
ये फिगर ये है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस का, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स का ये फिगर है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि कोप्लेनर आप जब समझ चुके हैं और कॉन्करेंट समझ चुके हैं तो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स आपको समझने में कोई दिक्कत होगा, अर्थात एक ही पॉइंट पे लगने वाले ना, एक ही समतल में और एक ही पॉइंट पे लगने वाले सभी फोर्सेस को कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। या द फोर्सेस व्हिच मीट एट ए पॉइंट, द फोर्सेस व्हिच मीट एट ए पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन also lies on the same plane are called coplanar concurrent forces। ओके, फिर देख लेते हैं दूसरा इसी का आज का दूसरा क्या है, तो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। पहले देखिए कोप्लेनर यानी कि वही एक ही तल में लगने वाला, नॉन कॉन्करेंट यानी कि कोई एक बिंदु यहाँ पे लगेगा, कोई यहाँ पे लगेगा, कोई यहाँ पे लगेगा, कोई ऐसे भागेगा, कोई ऐसे भागेगा, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन एक जगह मीट नहीं कर पाएगा। द फोर्सेस व्हिच डू नॉट मीट, देखिए क्या है, डू नॉट मीट एट ए पॉइंट देयर लाइन ऑफ एक्शन एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन। किस पे करता है, सेम प्लेन पे करता है, तो उस प्रकार के फोर्सेस को क्या कहते हैं, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। देखिए मान के चलिए एक प्लेन है, ऐसा ही प्लेन है, ठीक, इसमें भी वही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन अब फोर्स का डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं, यानी लाइन ऑफ एक्शन उसका चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। जो फोर्स 3 था उसको उठा के ऐसे रख दिया हमने, ठीक, फोर्स 2 था जो इधर लग रहा था उसको ऐसे रख दिया, फिर फोर्स 1 जो ऐसे लग रहा था उसको ऐसे रख दिया। अब देखिए सबका लाइन ऑफ एक्शन देखिए अलग अलग मार्केट से शो किया हुआ भी है। देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे आ रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे आ रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे आ रहा है, आगे भी जाएगा तो यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है, तो डू नॉट मीट एट ए पॉइंट, किसी भी मतलब मीट नहीं कर रहा है एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, ठीक। फिर लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन, बट सबका लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पे है कि नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सबका है कि नहीं है, तो वही लाइन ऑफ एक्शन ऑन द सेम प्लेन। प्लेन यहाँ पे मतलब नहीं दिख रहा था तो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, इसके बाद कर लीजिएगा प्लेन को इसके बाद कर लीजिएगा। ये फिगर नंबर 20 है। आपको समझ में आ चुका होगा कि कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स क्या है और कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स क्या है। अब देख लेते हैं नॉन कोप्लेनर को लगा के आगे फिर कॉन्करेंट फोर्सेस को फिर से वेरिएबल करके देख लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे भी कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस में क्या होगा, तो एक ही तल में लगने वाले सभी फोर्सेस के अगर जो सभी फोर्सेस एक ही बिंदु पे मिलते हैं, एक ही तल में लगने वाले सभी फोर्सेस एक ही बिंदु में मिलते हैं तो उसको कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस कहेंगे। और एक ही तल में लगने वाले सभी फोर्सेस अगर जो उनका लाइन ऑफ एक्शन एक जगह नहीं मिलता है तो उन्हें नॉन कॉन्करेंट यानी कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे। ये दोनों फिगर जरूर बनाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैकेनिक्स में फिगर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप फिगर जरूर से जरूर बनाइएगा। एग्जाम में आएगा तो ये एग्जाम्पल दे के ये फिगर बना के आप इतना लिख देंगे तो आपको सफिशिएंट नंबर मिल सकता है। या ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछ देगा कि अगर जो ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे इसका डेफिनेशन दे के पूछ देगा कि कौन सा फोर्स है ये, यानी कि डेफिनेशन में क्या रहेगा, द फोर्सेस व्हिच मीट एट ए पॉइंट एंड लाइज ऑन द सेम प्लेन, हु इज दिस, मतलब इनमें से कौन सा वैसा फोर्स है जो इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स का सिस्टम है जिसने सभी जितने भी फोर्स हैं वो एक ही तल पे और एक ही बिंदु पे मिलते हैं, एक ही तल में हो और एक ही बिंदु पे मिलते हैं, तो उन्हें क्या उसे क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। उसका फिर सेकेंड ऑप्शन, अब उसके बाद फिर ये फिगर भी दे सकता है कि हाँ ऐसा फिगर बना के पूछ देगा कि ये कौन सा फोर्स सिस्टम है, तो आपके पास उदाहरण रहेगा कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर, फिर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, तो आप क्या मारिएगा, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। उसका क्या है, फिर आपको दे देगा उदाहरण ये कि फिर एक क्वेश्चन में पूछ देगा कि द फोर्सेस व्हिच डू नॉट मीट एट ए पॉइंट बट लाइज ऑन द सेम प्लेन, तो इस प्रकार के फोर्स को क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे मिलते हैं अभी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या था, तो हम बोले थे जैसे कि अब हम फिर से प्लेन को कॉमन रखेंगे, यानी कि प्लेन को एक कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद और जो भी पॉइंट वाले फोर्स हैं उनको अलग करते रहेंगे, यानी कि कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट। यहाँ देखिए नॉन कॉप्लेनर दोनों जगह कांस्टेंट है। तब देख लेते हैं इसका क्या है, तो द फोर्सेस व्हिच मीट एट ए पॉइंट, इसमें भी वही है कि वैसे फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पे व्हिच मीट एट ए पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइज, देखिए देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसका क्या हो गया कि एक ही पॉइंट पे मिल रहा है लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे लाइज नहीं कर रहा है, तब द सेम प्लेन आर कॉल्ड
नॉन कॉप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कॉप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। इसमें देखिए, अब इसको समझने के लिए पहले आप आइए, ठीक। मान के चलिए कोई ऐसे देखिए, ये अलग प्लेन होगा किसी भी फोर्स के लिए, ये अलग प्लेन होगा किसी भी फोर्स के लिए, ये अलग प्लेन होगा किसी भी फोर्स के लिए, ये अलग प्लेन होगा किसी भी फोर्स के लिए, ठीक। तो हम इसको बीच से मान के चलिए फाड़ दिए, ठीक। उसके बाद एक फोर्स इधर से लगाते हैं, ठीक, इसी पॉइंट पे, और दूसरा फोर्स ठीक उसी पॉइंट पे इधर से लगाते हैं। तो देखिए पॉइंट तो दोनों का एक ही है ना, आखिरी में आके उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही, लाइन ऑफ एक्शन सेम ही ना हो जाएगा। अब ऐसे रखिए, मान के चलिए कोई एक समतल है इस प्रकार का, ठीक, बीच से डिवाइडेड है, ये समतल, समतल बीच से डिवाइडेड है, ठीक। हम फोर्स को यहाँ पे यहाँ पे एक फोर्स को यहाँ पे पकड़े हुए हैं, एक फोर्स को इसी के ठीक सामने से इधर से लाते हैं, फोर्स को यहाँ पे पकड़े हुए हैं, एक फोर्स को ठीक इसी के सामने लाते हैं। अब इनका लाइन ऑफ एक्शन खींचिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर खींचेंगे तो इसी लाइन ऑफ एक्शन में ये भी आ जाएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन पीछे की तरफ खींचेंगे तो इस लाइन एक्शन में ये आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कंकरेंट फोर्स है, लेकिन एक प्लेन पे नहीं लग रहे हैं। तो ये हो गया, कॉन्करेंट तो है लेकिन देखिए मीट एट पॉइंट, कॉन्करेंट तो हो गए लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइज ऑन द सेम प्लेन, लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे लाइज नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, एम और एन इधर वाला का है, एम डैश एन डैश इधर वाले को सूचित कर रहे हैं इससे, इसको ब्लैक कलर से कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, बट देखिए जो भी है ब्लैक कलर से एम एन को और रेड कलर से एम एन डैश को सूचित किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एफ फोर्स वन का देखिए यहाँ पे आके मिल रहा है कि नहीं, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे आके मिलेगा। फोर्स टू का देखिए लाइन ऑफ एक्शन भी जाके यहाँ पे मिल गया, फोर्स थ्री का देखिए लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से जाके यहीं पे मिल गया, फोर्स फोर का भी लाइन ऑफ एक्शन यहीं पे मिल गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसको हम कॉन्करेंट फोर्सेस बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब है एक ही समतल पे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कॉन्करेंट फोर्स तो हो गया सबके सब, लेकिन अलग अलग प्लेन में है। तो वही समझाना चाहते कि जब वैसे फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे आके मिले परंतु वो सभी फोर्स अलग अलग प्लेन में लाइज करते हो तो उन्हें नॉन कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। और इसका उल्टा ठीक हो जाएगा कि वैसे फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन एक जगह नहीं मिलते और वो अलग अलग प्लेन में भी लाइज करते हैं तो उनको नॉन कॉप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे। जैसे कि इसी में देखिए एम एन इधर वाले फोर्सेस इधर वाले प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। इसको भी अलग कर देते हैं, एन डैश एम डैश, ठीक। एम डैश और एन डैश में देखिए हम इधर वाले प्लेन में देखिए F6 F5 F4 लग रहा है, तो जिनका लाइन ऑफ एक्शन देखिए इधर जा रहा है, किसी का लाइन ऑफ एक्शन सीधा जा रहा है, किसी का लाइन ऑफ एक्शन इधर जा रहा है, ये इसी प्लेन में आके खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए F1 का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ आके खत्म हो गया, किसी का भी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैसे फोर्सेस जिनका जो अलग अलग प्लेन पे लाइज करते हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिलता है उन्हें नॉन कॉप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। उसका डेफिनेशन भी इसी प्रकार है, देखिए द फोर्स विच डू नॉट मीट एट ए पॉइंट यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक, एट ए पॉइंट यहाँ पे डाल दीजिएगा, सॉरी एट ए पॉइंट and also their line of action do not lies, देखिए do not lies on the same plane are called non-coplanar non-concurrent forces। जिसका जो सभी का जो भी होगा जितने भी फोर्स होंगे उनका लाइन ऑफ एक्शन नहीं मीट करेंगे, which do not meet at a point, वो एक पॉइंट पे नहीं मीट करेंगे, ठीक। एंड उसका जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगा सब सेम प्लेन पे लाइज भी नहीं करेगा, तब उस प्रकार के फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे, नॉन कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। देखिए आप पॉइंट और प्लेन को मिलाने के यहाँ पे चार फोर्स सिस्टम बने, ये चारों यहीं पे खत्म होता है। अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आता है, उस बॉडी पे फोर्स का इफेक्ट क्या आने वाला है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी, होप्स इसी लेक्चर में सब कुछ खत्म हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी, फिर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, उसके बाद भी बहुत कुछ बचा, मोमेंटम एक्सेट्रा, फिर उसके बाद रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, फिर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में भी कंपोनेंट किस प्रकार से होते हैं किस प्रकार से नहीं होते हैं, वो सभी हमको देखना भी बाकी है, वो सब देख लेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिगर जरूर बनाइएगा।
चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्या, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी तक, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, हमने फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। फोर्स सिस्टम में जब हमने प्लेन और कॉन्करेंट फोर्सेस को, यानी कि पॉइंट के आधार पे जो भी फोर्स है उनको आपस में मिलाया था, 4 तरीका से नए सिस्टम बने थे। कौन कौन? तो कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, ठीक, फिर कॉप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, फिर उसके बाद नॉन कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, फिर नॉन कॉप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। जिसमें कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स क्या था, तो एक ही तल पे लगने वाले, एक ही बिंदु पे मिलने वाले सभी फोर्सेस को, मतलब एक ही तल में लग रहे हैं और एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं तो उन फोर्सेस को कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स बोलेंगे। एक ही तल पे लग रहे हैं परंतु अलग अलग बिंदु पे मिल रहे हैं, मतलब अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है उनका, तो उनको कॉप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे। और नॉन कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स मतलब अलग अलग, चाहे इधर कहीं पे भी लग रहा है लेकिन एक सेम पॉइंट यहाँ पे आके मिल रहा है, यहाँ पे आके मिल रहा है, यानी कि इधर से भी आ रहा है, इधर भी, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, चारों तरफ लग रहा है लेकिन आके इसी पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। और नॉन कॉप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स में वही, मतलब कि 1 2 3 4 तल में एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, वो कहीं पे भी आके नहीं मिल रहा है एक बिंदु पे भी, तो उसको नॉन कॉन्करेंट फोर्स, नॉन कॉन्करेंट नॉन कॉप्लेनर फोर्स कहेंगे। अब हम इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ लेते हैं। अभी इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि किसी भी बॉडी पे जब फोर्स लग रहा है तो वो उस बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, उस बॉडी को कैसे परिवर्तित कर सकता है। मतलब जैसे कि देखिए, हम ही अपने ऊपर, जैसे कि हम ही अपने ऊपर ऐसे पुश कर रहे हैं तो हम पीछे जा रहे हैं, तो वही बोल रहा है कि मतलब फोर्स लगने के बाद ही ना हम पीछे जा रहे हैं। हमारे देखिए थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्शन भी आया, थोड़ा सा साइज भी चेंज हुआ, शेप भी चेंज हुआ, या कुछ परछाई में भी, जैसे कि हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी हल्का से हिल रहा है। तो वही कि मतलब फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी में क्या परिवर्तन आ सकता है, क्या नहीं, वो इफेक्ट ऑफ फोर्स में देख लेते हैं। उसके बाद रिजल्टिंग फोर्स, मतलब फोर्स का जो रिजोल्यूशन होता है, मतलब सॉरी ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स देख लेंगे, जो एक लॉ है जिसमें किसी भी रिजिड बॉडी में, यानी कि ये कोई रिजिड बॉडी है तो इसमें जो भी फोर्स लग रहा है इसका लाइन ऑफ एक्शन में हम कहीं पे भी इसी फोर्स को लगा सकते हैं, मतलब इसी फोर्स को हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसी का बॉडी हम पुश या पुल करें बॉडी पे उतना ही इफेक्ट आएगा। तो ये क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी देख लेते हैं पहले, इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी भी देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या कहता है? इट में चेंज द मोशन ऑफ बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है कि बॉडी के जो भी मोशन है, यानी कि गति है, उसको चेंज करने का कोशिश कर सकता है। इट में चेंज द मोशन ऑफ बॉडी, कोशिश कर सकता है, ठीक। जैसे देखिए फुटबॉल वाला उदाहरण आपको याद होगा, जब फोर्स मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें क्या था कि एक प्लेयर इधर से फुटबॉल मारा, कोई प्लेयर यहाँ है, यहाँ से फुटबॉल मारा तो इधर आ गया। देखिए गति में चेंज कर दिया कि नहीं, यहाँ से यहाँ भी आ गया, डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है। तो इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, इट में चेंज द मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी हो सकता है। मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ, मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी, मतलब उसके गति में भी परिवर्तन ला सकता है और उसके दिशा में भी परिवर्तन ला सकता है। इसको देख लीजिएगा। फिर क्या, इट में चेंज द शेप एंड साइज। देखिए शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है, कौन? फोर्स को। तो आप उस दिन हम आपको देख रहे थे किसका, देखिए हाँ, ये स्ट्रेट है, इसमें हम फोर्स लगाते हैं, ठीक। देखिए फोर्स लगाते हैं, बेंट हो गया, इसका साइज देखिए बदल गया, शेप भी बदल गया इसका। तो ये कह रहा है कि मतलब जब फोर्स लगने के बाद हम किसी बॉडी का, मतलब फोर्स लगने के बाद कोई भी बॉडी का शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है। वो छोटा, मतलब देखिए इसका लेंथ पहले इतना था, अब उसको ऐसे बेंड कर रहे हैं, लेंथ अभी भी वही है लेकिन ये बेंड हो गया है फोर्स लगने के कारण। तो इस शेप एंड साइज में परिवर्तन हो सकता है, शेप एंड साइज में परिवर्तन हो सकता है ऑफ द बॉडी। डाइटिस, बॉडी में भी ट्विस्ट मतलब मोड़ सकता है, बेंड मतलब भी मोड़ना होता है, ट्विस्ट मतलब ऐसे घूम के, ठीक। जैसे कि इस बॉडी को हम क्या करें, फोर्स लगा के, ये देखिए स्थिर है, फोर्स लगा के देखिए क्या कर रहे हैं, तो घुमा रहे हैं इस बॉडी को। तो आगे ट्वाइस बेंड करना, बेंड करने वाला उदाहरण अभी मैंने बताया कि इसको ऐसे कर सकते हैं चाहे ऐसे कर सकते हैं, बेंड कर रहे हैं हम, ठीक, बेंड कर रहे हैं। उसका क्या है, स्ट्रेच। स्ट्रेच यानी कि खींचना, टेंशन आपने पढ़ा ही होगा, टेंशन मतलब कि ऐसे पकड़ के खींचते हैं, किसी भी रबर को ऐसे पकड़ के खींच रहे तो उसमें फोर्स ही ना लगा रहे हैं हम,
तो ये स्ट्रेस। फिर कंप्रेस यानी कि उसको दबाना, हम इसको देखिए ये ऐसे दबाएं तो इसमें फोर्स ही ना लगाएं, हम मार्कर को ऐसे खोलें या ऐसे दबाएं, दबाने के बाद ही नहीं बंद हो रहा है तो इसको बोल रहे हैं स्ट्रेच करना है, फोर्स कंप्रेस करना। और अदरवाइज डिस्ट्रॉय बाय द एक्शन ऑफ फोर्स, या उस बॉडी को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं हम किसका, तो एक्शन ऑफ फोर्स से जाना। आप हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में जान रहे होंगे, ठीक, हाइड्रोलिक प्रेस या स्क्रैच जुक के बारे में, स्क्रैच जुक के बारे में, स्क्रैच जैक के बारे में। देखिए हाइड्रोलिक प्रेस हम लगाते हैं जब किसी भी चीज़ का यूट्यूब का आजकल जमाना है, उसमें हर शॉर्ट्स वीडियो में बताया जाता है कि हाँ हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे ये रखें, कोई बॉल रखे तो उसका कितना होगा, हैमर रखे तो उसका कितना होगा। तो उसमें हाइड्रोलिक प्रेस में हम लोड ही ना लगा रहे हैं या फोर्स ही ना लगा रहे हैं, जैसे कि इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स या तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या तो इसके शेप या साइज को चेंज कर देगा, या तो इसको स्ट्रेच कर देगा, या तो कंप्रेस कर देगा। ये सब किसी भी कर सकता है, किसके कारण, तो एक्शन ऑफ फोर्स के कारण किसी बॉडी में ये सब चीज हो सकता है। उसके बाद क्या है, इट में रिटार्ड, रिटार्ड मतलब कि कम करना होता है, कम करना, इट में रिटार्ड द फोर्स। यानी कि अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, तो जैसे कि देखिए कोई बॉडी पे हम फोर्स ही देखिए बहुत तेज लगा रहे हैं, बहुत तेज जा रहा है, यहाँ पे फोर्स लगा थोड़ा सा स्लो कर दिया फिर, परंतु ये फिर भी आगे चल रहा है। तो ये कह रहा है कि मतलब जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है उसको हम इधर से जो फोर्स लगा है, इधर से फोर्स लगा के थोड़ा सा हम इसको स्लो भी कर सकते हैं, इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कम कर सकते हैं। फोर्स ऑलरेडी एक्शन ऑन द बॉडी, देखो फोर्स ऑलरेडी एक्शन ऑफ द बॉडी, इट में रिटार्ड द फोर्स, फोर्स को मतलब ये कम भी कर सकता है जो कि पहले से ही बॉडी पे लग रहा है। थस ब्रिंग इट टू रेस्ट, उस कारण इसको हम रेस्ट में ला सकते हैं, किसको, बॉडी को, या इक्विलिब्रियम एंड एक्सेलरेट, इक्विलिब्रियम में भी ला सकते हैं, यानी कि इसको पूरी तरह से रेस्ट में लाना, ऐसे हो गया। इक्विलिब्रियम यानी कि इधर इधर या इधर इधर किधर से भी फोर्स लगाए उसका समेशन 0 आ रहा है। और फिर एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु धीरे धीरे जा रहा है, हम और थोड़ा सा फोर्स लिए तो और तेज भी तो जा सकता है ना, जैसे फुटबॉल ही था, इधर से आया स्लो, हम और तेज मारे तो इधर तो और ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया कि नहीं, और फिर यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो वही कह रहा है, एक्सेलरेट भी कर सकता है। इट ए बॉडी इज एट दैट रेस्ट, मतलब कोई भी बॉडी है जो कि एट रेस्ट मतलब रेस्ट में है, द फोर्स सेट इन मोशन, और फोर्स उसको किस में ला सकता है, मोशन में ला सकता है। जैसे देखिए ये बॉडी रेस्ट में ही था, हम ऐसे मारे तो देखिए मोशन में आया कि नहीं, ऐसे ही रेस्ट में है, देखिए मोशन में आया उसके कारण ही गिर गया। तो वही कहना चाह रहे हैं कि कोई बॉडी जब रेस्ट में रहेगा तो उसको हम मोशन में भी ला सकते हैं फोर्स लगा के। इट में राइज द इंटरनल स्ट्रेस इन द बॉडी, इंटरनल स्ट्रेस को भी ये बढ़ाता है कि इसमें बॉडी में किसी भी बॉडी में ये इंटरनल स्ट्रेस, यानी कि जैसे कि ये दबाएंगे, देखिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जो अंदर का जो गुण होगा, तनाव होगा, वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तभी ना एक दूसरे के पास ही चिपका हुआ है। तो इंटरनल स्ट्रेस भी बढ़ाने की कोशिश करता है, कौन, फोर्स। यही था फोर्स का इफेक्ट इतना सारा, आप इसको देख लीजिएगा। और हाँ, जितने भी उदाहरण बताए हैं वो आप लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि आपको ज्यादा अच्छा से याद रह सके इफेक्ट ऑफ फोर्स में, ठीक। अब उसका हम देख लेते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। आप तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। देखिए ट्रांसमिसिबिलिटी इसका मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिबिलिटी मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना, परिवर्तन होता है, ठीक। पर परिवर्तन इसमें फोर्स में वैसे नहीं दिखेगा। मान के चलिए हम कोई बॉडी मान लेते हैं, वो एक बॉडी है, ठीक, ये कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी यानी कि ये फिक्स है, ठोस है, ठीक। ये कोई एक बॉडी है। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए इस पे लगने वाला फोर्स P है, किस डायरेक्शन में, तो X डायरेक्शन में। इस पे यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है P, ठीक। डायरेक्शन क्या है इसका, तो X है। अब हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि देखिए इसके लाइन ऑफ एक्शन में एक ही लाइन ऑफ एक्शन में कोई एक फोर्स लगेगा, ठीक। वो तो सबको पता है कि फोर्स, कोई भी फोर्स होता है उसका एक अपना लाइन ऑफ एक्शन होता है। मान के चलिए कोई एक ये ही लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसमें कोई भी फोर्स लगेगा, चाहे यहाँ पे हम एक लगाएं, ठीक, या इसी लाइन ऑफ एक्शन में आगे बढ़ते हुए इसी फोर्स को यहाँ से उठा के यहाँ पे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्या। तो वही कहना चाह रहे हैं कि मतलब एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे एक ही फोर्स लगता है, ठीक। और रेयर चांस होता है कि एक से ज्यादा लगते हैं, ठीक।
तो हम कहना चाह रहे हैं कि एक लाइन ऑफ एक्शन में एक फोर्स लगेगा। इसका अब लाइन ऑफ एक्शन देख लेते हैं, मतलब इसको आगे बढ़ा के देखते हैं कि इसका कैसे आएगा। जैसे कि देखिए टेढ़ा जा रहा होगा, माफ कीजिएगा। ये पॉइंट फोर्स कहाँ लग रहा है? इस पॉइंट पर। इसका लाइन ऑफ एक्शन दूसरे पॉइंट पे यहाँ है, ठीक। अब यहाँ से हम एक और फोर्स खींचे, ठीक। इसको भी P बोल दिया, ये भी एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। हम देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, फिगर तब पता चल गया कि हाँ ये एक रिजिड बॉडी है, इसमें फोर्स लग रहा है, उसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, ठीक। अब कहने का मतलब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी का मेन मोटिव यहाँ पे ये था कि जब कोई भी फोर्स किसी बॉडी के किसी भी डायरेक्शन में, मतलब कि एक्स या वाई किसी भी डायरेक्शन में लग रहा हो, तब उसी लाइन ऑफ एक्शन में हम फोर्स को यहाँ के नहीं पुश की बजाय उसको पुल में भी लगा सकते हैं, यानी कि पीछे की जगह आगे भी लगा सकते हैं। हम कहीं पे भी लगाए बॉडी पे इफेक्ट उतना ही आएगा, यानी कि P मैग्नीट्यूड का है तो ये भी P मैग्नीट्यूड का होगा। इस फोर्स को हम उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये फोर्स P यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेबिलिटी से ये समझ रहे हैं कि जो फोर्स इधर लग रहा है उस फोर्स को हम इधर भी लगा सकते हैं। इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट जितना इस बॉडी पे आने वाला था उतना ही इसका इफेक्ट इस बॉडी पे आएगा। चाहे हम पुश करें किसी भी बॉडी को, चाहे हम पुल करें किसी भी बॉडी को, उतना ही इफेक्ट आने जा रहा है। और जो मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि जो भी हम लगा रहे हैं फोर्स उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे कि हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड P था और इधर ही हम धकेल रहे थे, ठीक। पहले ऐसे धकेल रहे थे, अब हम इधर खींच रहे हैं और P फोर्स ही है। तो हमारे जो इस बॉडी में, मतलब मान के चलिए कोई बॉडी था, इसमें हम P फोर्स इधर से लगा रहे थे, इसको ढकेल रहे थे, ठीक। इसका डायरेक्शन x था, लेकिन हम इधर से खींचने की कोशिश कर रहे हैं और इसका डायरेक्शन भी x है, ये फोर्स भी P है। तो इधर से जितना फोर्स, मतलब जो पहले फोर्स इधर लग रहा था उसका जितना मैग्नीट्यूड होगा, मतलब उससे जितना इस बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा उतना ही इधर खींचने से इस बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। कहना ये था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेबिलिटी का। तो वही है कि मतलब सुविधा अनुसार हम फोर्स को पुश की जगह पुल में भी रख सकते हैं, यानी कि कोई फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसी के सेम लाइन ऑफ एक्शन में हम फोर्स यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये Q फोर्स है तो ये भी Q फोर्स ही होगा। इसका मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन ही होगा, 10 किलो न्यूटन ही होगा। हम इस फोर्स को यहाँ से उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं, उससे बॉडी पे कोई भी उतना ही इफेक्ट आएगा जितना इससे इफेक्ट आ रहा था, ठीक। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि इफेक्ट इसका इक्वल होगा इसके इफेक्ट से। तभी ना हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि हाँ इधर से इधर लगने वाले को इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो वही मतलब कि जब 10 न्यूटन का फोर्स हमको वाई डायरेक्शन में, डायरेक्शन लिखना जरूरी है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, जब 10 किलोमीटर का फोर्स किसी भी बॉडी पे वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो हम उसको, और जो बॉडी के नीचे लग रहा है तो हम उसको उठा के उसके ऊपर भी रख सकते हैं, यानी कि उसको ढकेलने की जगह उसको हम खींच भी सकते हैं, तो भी बॉडी में उतना ही इफेक्ट आएगा जितना ढकेलने में इफेक्ट आ रहा था उतना ही खींचने में भी इफेक्ट आएगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेबिलिटी यही कहता था। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेबिलिटी के बारे में अब हम जो समझाएं वही लिखा देते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस फिगर को आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, क्या कि ये आपको समझने में आसानी होगा इस फिगर से। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे क्या है तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेबिलिटी। जैसा कि अभी मैंने समझाया कि कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ठीक, उस पर फोर्स हम पुश से लगाएं या पुश से लगाएं और उसी फोर्स को हम पुल में लगा दें, उसी सेम लाइन ऑफ एक्शन में, मैग्नीट्यूड भी सेम है उसका, तो बॉडी पे उतना ही इफेक्ट आएगा जितना पुश से आ रहा था, उतना ही पुल से भी आएगा। तो वही लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या, इट स्टेट दैट, ये एक अवस्था है, इफ ए फोर्स एक्ट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन ए रिजिड बॉडी। देखिए ऑन ए रिजिड बॉडी इट में ऑल्सो भी कंसिडर मान लिया जाता है या ले लिया जाता है, एक्ट्स एनी अदर पॉइंट ऑन इट्स सेम लाइन ऑफ एक्शन। अब वही देखिए कहना क्या चाह रहा है कि जब कोई भी रिजिड बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो
किसी कोई भी रिजिड बॉडी है उसके किसी भी पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है तो हम उसी सेम लाइन ऑफ एक्शन में वो फोर्स मान सकते हैं उसी लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स पे बॉडी पे कहीं पे भी लग रहा है। जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए फोर्स पी है, ये जो डायरेक्शन ये क्या दिखा रहा है आपको, तो फोर्स का डायरेक्शन ये क्या है, तो फोर्स है, ये क्या है, तो बॉडी है, बॉडी, ठीक, ये भी बॉडी, ये भी आपको डायरेक्शन, ये भी फोर्स। देखिए हम कहना क्या जा रहे थे कि P एक फोर्स है, ठीक, P एक फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन बॉडी ए पे ये है, ठीक, हम बॉडी को ऐसा ही रहने दी इसी लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक, बॉडी को कोई हम मूवमेंट नहीं कराया, वो बॉडी वहीं पे स्थित है, बॉडी ए वहीं पे स्थित है। फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम रख के हम बस यहाँ से उठा के फोर्स को इस तरफ कर दिए, पीछे से आगे की तरफ कर दिए, ठीक, तो क्या इस बॉडी पे कोई इफेक्ट आया? नहीं, बॉडी रिजिड है, वो वहीं के वहीं रहा, फोर्स बस पीछे से आगे की तरफ हो गया, उस पर इफेक्ट भी सेम रहा। तो वही कहना चाह रहा था ना कि हम सेम लाइन ऑफ एक्शन पे कोई भी जिसका जो फोर्स है उसी लाइन ऑफ एक्शन पे हम उस फोर्स को कहीं पे भी लगाएं बॉडी के किसी भी पॉइंट पे, किसी दूसरे पॉइंट पे, तो उसका एफर्ट रहेगा वो सेम ही रहेगा। उसका देखिए वही है द इफेक्ट ऑफ फोर्स पी, द इफेक्ट ऑफ फोर्स पी, यानी कि ये जो फोर्स पी है उसका इफेक्ट जो है ऑन ए बॉडी ए पर रिमेन्स सेम रहता है जब एज द डायरेक्शन, अगर जो डायरेक्शन उसका, मैग्नीट्यूड उसका एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और जो भी लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का रिमेन्स द सेम रह जाता है, तब हम वही ना कहना चाह रहे हैं। देखिए जैसे कि हम लाइन ऑफ एक्शन भी इसका ये सेम ही रख रहे हैं, हम डायरेक्शन एक्स है तो डायरेक्शन एक्स ही रख रहे हैं, फोर्स पी है फोर्स पी ही रख रहे हैं, तो हम किसी भी बॉडी पे लगाएंगे तो फोर्स का इधर लगाना चाहे इधर लगाए, इफेक्ट सेम ही रहने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आपका यही कहता है, प्रिंसिपल ट्रांसमिसिबिलिटी यहीं पे खत्म होता है। ये फिगर भी आप जरूर बना लीजिएगा कि हाँ इधर से लगा रहे थे तो हम चाहे फोर्स को देखिए, फोर्स को हम ये फोर्स LEFT लेफ्ट में लग रहा था तो हम इसी फोर्स को उठा के राइट में ले आए, RIGHT राइट में ले आए, तो इफेक्ट जो होगा दोनों तरफ इक्वल ही होगा, मतलब कि किसी भी तरफ इक्वल ही रहेगा, ठीक। तो वही कह रहा था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अब देख लेते हैं क्या, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स देख लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स ज़्यादा मतलब इसमें नहीं देखेंगे, हम थोड़ा सा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स देख लेंगे, उसको हम पूरा नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से देख लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स देख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स देख लेते हैं। रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स कहने का मतलब है कि हम फोर्स को पुनः व्यवस्थीकरण करते हैं, यानी कि फोर्स को हम दोबारा सजाते हैं या डायरेक्शन के अलोंग लाते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि फोर्स या तो परपेंडिकुलर लगता है, या तो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में मतलब परपेंडिकुलर लगता है, या तो वो ऐसे लग सकता है या तो वो ऐसे लग सकता है। एंगल पे जो फोर्स लगा हम उसको तो सॉल्व करने नहीं जा रहे, परपेंडिकुलर फोर्स रहेगा तो हम उसको समेशन ऑफ वर्टिकल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0 ये पढ़ चुके हैं हम, ये जानते हैं। ऐसा लगा लेंगे, ऐसा करके हम फोर्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक, कितना मैग्नीट्यूड आया, क्या चीज आया, वो सब हम देख लेंगे। लेकिन अगर जो वही फोर्स मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ना लग के ऐसे इंक्लाइनेशन में लगे किसी भी एंगल पे, तो हम किस प्रकार फोर्स को सॉल्व करेंगे। यही फोर्स है, ये किसी बॉडी पे लग रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, इसको तो हम इस पॉइंट से इस फोर्स को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसलिए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, ठीक, इसी कारण रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट आया। ये एंगल थीटा पे लग रहा है, जब कोई फोर्स एंगल थीटा पे किसी बॉडी पे लग रहा है तो हम उस फोर्स को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, उसी के लिए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स को कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, ठीक। अब देख लेते हैं रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप तो किया गया, लेकिन वर्क कैसा करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो फोर्स किसी भी बॉडी पे लगे तो आपको सबसे पहले ये क्वाड्रेंट तो याद ही होगा, क्वाड्रेंट में ऐसे कर लेना है, ठीक। मान के चले फोर्स इस यहाँ पे लग रहा है
तो ये जो थीटा जिसके साथ बनाएगा एंगल, ये फोर्स एंगल इसके साथ बनाए चाहे इसके साथ बनाए, इसके साथ बना रहा है, अभी हम एक्स के साथ बना रहा है, तो हमको इस डायरेक्शन में ये फोर्स एफ है, तो हम यहाँ रह दीजिए, यहाँ पे समझिए, ये फोर्स एफ है, ठीक। हमें जानते हैं ऐसे क्वाड्रेंट बांटा जाता है, ठीक। ये क्वाड्रेंट हमने बांट लिया, ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक। फोर्स एफ देखिए किसके साथ बना रहा है, एक्स डायरेक्शन के साथ बना रहा है अपना एंगल एक्स डायरेक्शन के साथ बना रहा है। तो हमेशा जो ये वाला जो इधर फोर्स को हम एक्स और वाई में बांटते हैं। जब कोई भी फोर्स जब एंगल पे लग रहा हो किसी भी बॉडी पे, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको परपेंडिकुलर कर लें और उसका इफेक्ट भी मतलब वो जो बॉडी पे जो इफेक्ट डाल रहा है वो इफेक्ट भी कम ना हो। तो हम जानते हैं कि फोर्स अगर जो ऐसे एक्ट कर रहा है तो इसका कुछ भाग बॉडी को इधर खींच रहा होगा, कुछ भाग बॉडी को इधर खींच रहा होगा, दोनों तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा ना, तभी ना ये बीच में ही जा रहा है बॉडी। तो वही है, जब फोर्स बीच में आ रहा है, ये एंगल इधर बना रहा है, तो ये जो फोर्स होगा इसके साथ हमेशा कॉस को लेके चलना है। किसको? कॉस थीटा को। थीटा दिया रहेगा तो थीटा फाइव दिया रहेगा, जो एंगल दिया रहेगा उसके अनुसार। तो इधर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। पहला फोर्स टूट गया। अब देखिए फोर्स का ये इस तरफ भी टूट जाएगा, क्या? तो एफ साइन थीटा। फोर्स इस तरह परपेंडिकुलर फोर्स रहेगा तो हमको इस तरह से तोड़ना है। और आगे रिजल्टेंट पढ़ेंगे तो वही हो जाता है, साइन और फोर्स को मिला के ये रिजल्टेंट भी बन जाता है, पर उसमें कुछ और केस भी रहता है। तो वही कहने का मतलब कि जब किसी भी रिजिड बॉडी पे कोई भी फोर्स किसी एंगल पे लग रहा हो, तो वो जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उस एक्सिस में हमेशा कॉस थीटा आता है। यानी फोर्स का रिसोल्यूशन हम इस प्रकार कर सकते हैं, एफ कॉस थीटा। और फिर जिसके साथ नहीं बना रहा है उस तरफ हम फोर्स के साथ साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, एफ साइन थीटा। इससे हमको क्या पता चल गया कि किसी भी एंगल पे फोर्स लग रहा हो तो वो एक्स और वाई डायरेक्शन में किस प्रकार से तोड़े जा सकते हैं। अब देखिए एक्स और वाई डायरेक्शन में आ गए तो हम इसका समेशन निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और समेशन ऑफ वर्टिकल करके जीरो करके। अब मान के चलिए एक ही फोर्स थोड़ी लग रहा होगा, इधर फोर्स भी लग रहा होगा, इधर भी कोई फोर्स लग रहा होगा, नीचे से कोई, तो वो दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, इधर दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। कहने का मतलब वही ना हुआ कि जब कोई भी, अब समझ तो चुके होंगे कि मतलब रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है, तो वही बता देते हैं कि जब कोई फोर्स किसी एंगल पे लग रहा हो किसी भी बॉडी पे, तो जिस तरफ से वो एंगल बना के चलेगा उस तरफ हम एफ कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे, और जिस तरफ नहीं बना के चलेगा उस तरफ हम एफ साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक। और एफ कॉस थीटा का हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि वहां पे जो मैग्नीट्यूड वो छोटा सा हम ले रहे हैं, पूरा फोर्स का मैग्नीट्यूड का हम छोटा सा भाग ले रहे हैं, इस पूरे फोर्स का मैग्नीट्यूड का छोटा भाग इधर ले रहे हैं, तो दोनों को मिला के ये पूरा फोर्स बन सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा होगा। और हम ये भी जानते हैं कि फोर्स को हमेशा परपेंडिकुलर में ही सॉल्व किया जाता है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहे चाहे वो वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहे। इसलिए इंक्लाइंड फोर्स को हम एक्स और वाई में तोड़ के उसको सॉल्व कर लेते हैं। यही होता है रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स। आपको इसमें कुछ नोट करने लगा जरूर नोट कीजिएगा। ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं अपना, यानी कि समाप्त करते हैं। इससे पहले आप जितना मतलब लेक्चर नंबर 7 तक जो भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब आईडी पे जाए, यानी यूट्यूब पे जाए, टीच वैली इन बिहार पे जाए, टीच वैली इन बिहार पे जाए। वहाँ पे आपको ये पूरा इसका मतलब लेक्चर नंबर 7 तक का पूरा वीडियो आपको वहाँ पे उपलब्ध मिलेगा। वहाँ पे आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। साथ में हमारे संप्रेषण के भी लेक्चर चल रहे हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और हम अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर टीच वैली इन बिहार।